गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र यादव जस्ट कॉन्सेप्ट एकेडमी से जीएस फैकल्टी से हूँ। मैं आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपने देखा होगा कि जीएस बहुत ही अहम रोल अदा करता है। मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं जीएस में हमें पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से भी जो मेजर रोल प्ले करता है एज अ सब्जेक्ट वो है हमारी हिस्ट्री यानी इतिहास। और इतिहास में हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास को हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, आखिर भारतीय इतिहास को क्यों हमारे किसी भी सिलेबस में जोड़ा गया है। भारतीय इतिहास को पढ़ने से ऐसी हमें क्या जानकारी मिलती है जिसको जानने के बाद हमारी पर्सनैलिटी में या फिर हमारे जो नॉलेज का जो स्तर है उसमें कुछ सुधार होता है। तो सबसे पहले हम अगर इतिहास की बात करें तो वर्तमान में हम जो भी घटनाएँ देखते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर हो, ये जो बैरियर हमें आज देखने को मिलता है ये अतीत में भी कहीं ना कहीं ये बैरियर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज हम देखते हैं ऊंच नीच, तो ऊंच नीच का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमें अतीत में कहीं देखने को मिलता है कि ये कहीं पहले रहा होगा। तो कुछ इतिहासकारों ने इस संदर्भ में एक बात कही है जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला है कि भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि वो समाज में फैली कुरीतियों को पूरी तरह से दूर नहीं कर देता। जब तक कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ दूर नहीं हो जाती, चाहे वो अंधविश्वास हो, चाहे वो महिला पुरुष के बीच भेदभाव है या फिर ऊंची जाति और नीची जाति के बीच भेदभाव है, तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए हमें कहाँ लौटना पड़ेगा? हमें लौटना पड़ेगा अतीत की ओर। तो जो हम अतीत की ओर लौटते हैं वही हमारा इतिहास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास आखिर है क्या। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। सपोज करिए अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो क्या हम अतीत में हुई सभी घटनाओं का इतिहास कह देंगे? जरा विचार कीजिए कुछ मिनट कि जो हम आज तक अतीत में देखते आए हैं, क्या हम उन सभी इवेंट को हिस्ट्री कह देते हैं? क्या हम उसको इतिहास के नाम पर पढ़ लेते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अतीत में जो घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं इतिहास नहीं होती हैं। अतीत में घटी वही घटनाएं इतिहास कही जाती हैं जिनके लिए हमारे पास एक वैलिड सोर्स होता है, वैलिड सोर्स होता है या हमारे पास प्रमाण होता है। सोर्स को कहते हैं स्रोत। या तो हमारे पास स्रोत हो या तो हमारे पास प्रमाण हो। जब हमारे पास प्रमाण या स्रोत में से कोई एक चीज़ आ जाती है तब हम उस घटना को या हम उस इवेंट को क्या नाम दे देते हैं? नाम दे देते हैं हिस्ट्री। उसको कह देते हैं इतिहास। अभी हम सिर्फ बेसिक जान रहे हैं कि इतिहास आखिर होता क्या है। तब हम बात करते हैं कि जो इतिहास है अतीत में वो घटनाएं जिनके बारे में हमारे पास स्रोत है या प्रमाण है उसको हम इतिहास का नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री का शब्द है ये शब्द आया कैसे अपने अस्तित्व में। तो आप सभी को पता होगा ये जो हिस्ट्री है ये एक यूनानी शब्द होता है। वो ही यूनानी शब्द है हिस्टोरिया। क्या आप सभी को पता है कि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा। हिस्टोरिया का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, खोजबीन करके जो हमें जानकारी मिलती है, खोजबीन करके जो हमें जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। खोजबीन करके जो हमें जानकारी मिलती है या हमें प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं हिस्टोरिया। और आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम है हेरोडोटस। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में इन्होंने क्या किया? अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री।
हिस्टोरिया एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है खोजबीन करके जो हमें जानकारी मिलती है या हमें प्राप्त होती है। हेरोडोटस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और उस हिस्टोरिका में उन्होंने अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी, और वहीं से हमारा ये शब्द फॉर्मेशन में आया जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं इतिहास। और इसीलिए हेरोडोटस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास का पिता कहते हैं। तो अभी हमने बात की कि हम अतीत में हुई उन घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं जिनके बारे में हमारे पास प्रमाणिक स्रोत हों। तो हम बात करते हैं स्रोतों की अगर, तो हमारे पास 3 तरह के स्रोत होते हैं इतिहास में। आप सभी जानते होंगे उन स्रोतों के बारे में, लेकिन यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि हम बेसिक से ले रहे हैं क्लास। तो स्रोत में पहला जो स्रोत होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होता है अवशेष, दूसरा होता है हमारे पास अभिलेख। पहला है हमारे पास अवशेष, दूसरा है हमारे पास अभिलेख, और उसके बाद है हमारे पास स्मारक, फिर है हमारे पास सिक्के, और फिर है हमारे पास मूर्तियां। पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभिलेख मिल जाए, या तो अवशेष मिल जाए, या स्मारक मिल जाए, या सिक्के मिल जाए, या हमें मूर्तियां मिल जाए। तो अगर हम अवशेष की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। उन अवशेषों के आधार पर हम बताते हैं कि ये जो अवशेष है ये पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में आएगा। अगर हम अभिलेख की बात करें तो हम अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। अशोक अपने अभिलेखों में बात करता है देवानाम प्रियदसी की, अपने आप को देवों का प्रिय राजा कहता है। फिर कलिंग का जब युद्ध होता है, कलिंग विजय में जब देखता है वो कि लाखों लोगों की हत्या हुई है, लाखों घर जो है लाखों औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं वो विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो इसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? वो हमें अभिलेख से मिलती है। अगर अशोक ने अभिलेख ना बनवाए होते तो हमें कभी भी इन स्रोतों की जानकारी ना मिल पाती और ना हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ होता कि ये हमारे यहाँ का इतिहास है। अगर हम स्मारक की बात करें तो लाल किला, ताजमहल, ये सभी स्मारक हैं। सिक्के की बात करें तो सिक्के की अगर हम बात करें तो आप एक साम्राज्य के बारे में जानते होंगे, गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या चलाए? सिक्के। और उस सिक्के के पीछे की तरफ वीणा वादन करते हुए उसका चित्र है। तो हमें पहली जानकारी क्या मिलती है कि हमारे यहाँ वीणा वादन जो है प्राचीन समय से ही है, और सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है, यहीं से हमें पता चलता है कि जो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है वो वीणा ही है। वो हमें कब पता चलता है? जब हमें सिक्के देखने को मिलते हैं गुप्ता एम्पायर के, गुप्त साम्राज्य के, जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं। और समुद्रगुप्त को आप जानते हैं कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का शासनकाल में एक और घटना हुई थी, श्रीलंका से बौद्ध धर्म के जो मिशनरी हैं वो समुद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे कि हम भारत में बौद्ध दर्शन को वापस से फैलाना चाहते हैं। अगर आपने इतिहास पूरा पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, तो वहाँ आप जानते हैं कि बौद्ध दर्शन फला फूला भारत में, लेकिन बाद में पुष्यमित्र एक शासक हुआ जो कट्टर ब्राह्मण था, उसने बुद्धिज्म को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दिया और वो पूरी दुनिया में फैल गया। और समुद्रगुप्त का जब शासनकाल आता है तो श्रीलंका से मिशनरी आती है कि हमको बुद्धिज्म का प्रचार करना है भारत में। और इससे पहले अशोक ने क्या किया था? अपने बेटे और बेटी को भेजा था श्रीलंका में और बाकी दुनिया देशों में कि जाओ बुद्धिज्म का प्रचार करो। तो देखो यहाँ दो उल्टी चीज़ें हुई एक साथ। अशोक ने मिशनरी भेजी दूसरे देशों में बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए ताकि लोग धम्म की राह पे चले। और जब समुद्रगुप्त का शासनकाल आया तो अब श्रीलंका से मिशनरी आ रही है भारत कि हमें आपके यहाँ बुद्धिज्म का प्रचार करना है, जो कि पैदा कहाँ हुई? हमारे भारत देश में। अब हम बात करते हैं मूर्तियों की। तो मूर्तियों में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास पशुपतिनाथ की मूर्ति है, हमारे पास नटराज की मूर्ति है ना। ये सारी चीज़ें हमारे पास है जो हमें बताती है कि हमारे इतिहास में ये सभ्यताएं थी, ये शासन हुआ, ये राजवंश थे। अब हम दूसरे स्रोत की बात करें
तो दूसरा स्रोत है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक है धार्मिक स्रोत और एक है गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत आप सभी जानते हैं, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, ये सभी हमारे क्या हैं, साहित्यिक स्रोत है। इन साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ की सभ्यता कितनी उन्नत थी, हम कितने सभ्य समाज थे। वो तो बाद में अंग्रेज आए और उन्होंने अपना शासन स्थापित करने के लिए हम लोगों को गंवार बता दिया। जब वो लोग एक कबीले के रूप में रहते थे तब हम लोग एक उन्नत सभ्यता थे, तो वो हमको सिखा रहे थे भारत में आकर के कि हम गंवार हैं। तो ये देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, वो इतिहास है। तो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद जैसी चीज़ें हमारे पास हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी। अगर हम गैर धार्मिक स्रोतों की बात करें तो आचार्य चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र और कालिदास ने लिखी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने गैर धार्मिक स्रोतों के अंतर्गत पुस्तकें लिखी जो हमें उस समय के समाज के बारे में बताया। और एक आप फेमस नाम जानते होंगे विष्णु शर्मा जी का, जिन्होंने लिखी पंचतंत्र। तो ये हमारे गैर धार्मिक स्रोत हो गए। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए कि इतिहास क्या है, अतीत में हुई घटनाएं, वो घटनाएं जिनका प्रमाण और स्रोत है। स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत, अवशेष, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां। उसके बाद हमारे पास साहित्यिक स्रोत, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद। गैर धार्मिक में चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। इस तरह से आप बहुत सारी किताबें आप पाएंगे जो कि अलग अलग राजवंशों में, अलग अलग दरबार में अलग अलग कवियों ने किताबें लिखी हैं और उस राजवंश के बारे में हमें जानकारी दी है कि वो राजवंश उस समय किस तरह से था, किस तरह से वहाँ की सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, और वहाँ के लोग किस तरीके से आपस में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी भेदभाव के रहते थे। अब हम बात करते हैं तीसरे स्रोत की। तो तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे यहाँ पर जब भी कोई डायनेस्टी हुई है उस समय पे कोई ना कोई जो विदेशी यात्री है वो भारत में आया, ठहरा, रुका और रुकने के बाद उस राजवंश को समझा, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को समझा और उसको एक किताब के फॉर्म में सब दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। इस कड़ी में आप बहुत फेमस नाम है फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे। ये गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त है। दूसरे हैं ह्वेन-सांग, ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन के शासनकाल में और ह्वेन-सांग ने किताब लिखी थी, उनकी बुक है सीयूकी। ये इन्होंने किताबें लिखी जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि उस समय का शासनकाल कैसा था। गुप्ता साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो फाहियान की वजह से। अगर हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है उनके शासनकाल के बारे में तो वो हमें ह्वेन-सांग की वजह से। तो तीन तरह के स्रोत होते हैं किसी भी घटना को इतिहास कहने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, जो इन तीनों कसौटी पर उतरे, जो उपरोक्त तीनों कसौटी पर उतरे, तीनों कसौटी पर खरी उतरे, वही क्या हो जाएगा, हमारा इतिहास हो जाएगा। यानी किन कसौटी पे, साहित्यिक, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। ये तीन वो कसौटियां हैं जिन पर कोई अतीत की घटना खरी उतरे उसे हम कह देंगे इतिहास, वरना वो क्या हो जाएगी, हमारा अतीत। और अतीत चाहे इंसान का हो चाहे किसी साम्राज्य का, उसे कोई याद रखने में दिलचस्पी नहीं रखता है।
तो अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इतिहास के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर हम पूरी हिस्ट्री के बारे में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकालीन इतिहास क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है। तो हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो भारतीय इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये टर्म हमारे आगे लिखा है, दो शब्द हैं, एक है भारतीय, एक है इतिहास। क्या आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास का मतलब क्या है? भारतीय इतिहास का मतलब होता है वे घटनाएं जिनके स्रोत हमारे पास हैं, जिनके स्रोत हमारे पास हैं और वे भारत में घटी, भारत में घटित हुई, भारत में घटी, तो क्या कहलाया जाएगा? भारतीय इतिहास। ऐसे ही भारतीय संविधान, ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आपको समझ में आया होगा पहली बार कि इतिहास के आगे हम इतिहास ही क्यों नहीं पढ़ते, हम भारतीय इतिहास क्यों लगाते हैं। तो ये कारण है कि वो घटनाएं जिनके स्रोत भी हमारे पास है, प्रमाण भी है, और वो घटी कहाँ? भारत जैसे देश में, तो हम उस सब्जेक्ट को कह देते हैं भारतीय इतिहास। तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, आप सभी जानते हैं। पहला है प्राचीन भारत, जिसको आप इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। तीसरा है आधुनिक भारत, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम बात करें इन तीनों भागों में, यानी भारतीय इतिहास को 3 सेगमेंट में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इन तीनों सेगमेंट में अगर सबसे बड़े सेगमेंट की बात करें तो वो कौन सा है? वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो बाकी दोनों भारत के इतिहास से बहुत ही बड़ा कालखंड है, क्योंकि यहाँ से क्या है, मानव सभ्यता का विकास होना चालू हुआ था। आदि मानव से हमने एक नगरीय सभ्यता तक का सफ़र तय किया था इस कालखंड में, इसलिए प्राचीन भारत का सेगमेंट सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। और हर एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी सीजीएल ले लें, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर आपको प्राचीन भारत से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर इस समय जो एग्जामिनर का या किसी आयोग का फेवरेट पार्ट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, और फिर मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य। तो हम पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत क्या है? सबसे लंबा काल है, सबसे लंबा काल है बाकी दोनों इतिहास के कंपैरिजन में, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के कंपैरिजन में। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, क्योंकि ये कालखंड बड़ा है तो इसका जो डिवाइडेशन है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत, ये सबसे लंबा काल है, और पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अगर हम एक एक करके बात करें तो प्रागैतिहासिक काल हम किस काल को कहते हैं? जिसमें हमारे पास उस काल से संबंधित अवशेष तो हैं, लेकिन हमारे पास
साहित्यिक स्रोत नहीं है। इस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमारे पास अवशेष भी हैं, लिखित स्रोत भी हैं, लेकिन इन स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका, इन स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सका। तो ये हमारा हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी हैं, हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी हैं और हमारे पास स्रोतों को पढ़ा जा चुका है। तो ऐसे काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो ये जो काल होता है इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हो गए। क्योंकि अगर इतिहास की भाषा में बात करें तो अवशेष क्या हो गया, पुरातात्विक स्रोत, ये क्या हो गया, साहित्यिक स्रोत, ये क्या हो गया, स्रोत जो पढ़े जा चुके हैं। तो इस काल को हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल को भी डिवाइड करें तो प्रागैतिहासिक काल डिवाइड का होता है पाषाण काल में, पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में, उसके बाद डिवाइड होता है नवपाषाण काल में। अगर हम पाषाण काल की बात करें तो इस समय जो है मानव नहीं देखने को आपको मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, आदि मानव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जैसा आज का मानव है ये मानव आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। यहाँ पर आपको आदि मानव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पाषाण काल आप नाम से ही आप गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि पाषाण काल इसको क्यों कहा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग हो रहा है। और पत्थरों का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में, पत्थरों का प्रयोग जो हो रहा है औजारों के रूप में हो रहा है। इसलिए इस काल को हमने कहा पाषाण काल। और इसी काल में किसकी खोज हुई, आग की खोज। तो आप समझ गए होंगे कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है, उनसे हथियार बनाए जा रहे हैं। फिर वो जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें पेबुला नामक हथियार था जो पत्थर से बनता था। इसी तरीके से चॉपर एक हथियार था जो कि मांस काटने के काम आता था, जो मोटी खाल होती थी उसको काटने के काम आता था, चीर फाड़ के काम आता था। तो ये पाषाण काल की डेप्थ में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, अभी तक यहाँ पर पशुओं को इंसान खा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू हो जाएगा, पशुपालन शुरू हो जाएगा। पशुओं को जो है पाला जाएगा। यहाँ पर पशुओं को मारकर खाने की परंपरा जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल में पशुपालन तो होगा ही होगा, साथ में क्या हो जाएगी, कृषि की शुरुआत हो जाएगी हमारे नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल जो है हमारा, नवपाषाण काल में पशुपालन और कृषि, और यहाँ पर क्या है, लोहे के औजारों का प्रयोग। लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगेगा। जब लोहे के औजारों का प्रयोग होगा तो अब खेती क्या है, बहुत अच्छे तरीके से होगी, फसल की पैदावार क्या है, बढ़ेगी। अब क्या है, सभ्यता का विकास होना चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हम फिर इसके बाद क्या है, फिर आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। फिर है
कांस्य युग या ताम्र युग आएगा। ताम्र युग में क्या होगा, सबसे पहले हम तांबे का प्रयोग करना चालू करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बाद में जब आयरन एज यानी कि लौह युग, यानी कि जब आयरन एज की शुरुआत हो जाएगी, लोहे के औजारों का जब प्रयोग होने लगेगा, तो उसके बाद अब क्या होगी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप जानते हैं कि इसका अंत कैसे हुआ था, बाढ़ से हुआ था, बाढ़ आने से हुआ था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था। इसके बाद फिर क्या है, अब शुरुआत हो जाएगी वैदिक सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इन दो सभ्यताओं की शुरुआत होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, लोहे की खोज से फिर क्या बनेगा, लोहे की खोज के बाद अब जो है नगरीय सभ्यता बनना विकसित हो जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, मगध, सबसे पावरफुल साम्राज्य जो आज का पटना है और उस समय क्या कहलाता था, पाटलिपुत्र कहलाता था। ये मगध पाटलिपुत्र कहलाता था। और उसके बाद हमें यहाँ पर पहले ग्रामीण जीवन को देखने को मिलेगा, पहले ग्रामीण जीवन, और उसके बाद सीधे हम शहरीकरण की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारे यहाँ पर राजवंशों की शुरुआत हो जाएगी। हमारे यहाँ राजवंशों की शुरुआत। तो सबसे पावरफुल महाजनपदों में कौन सा महाजनपद, मगध। अब मगध में कौन कौन से राजवंश आएंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद आ जाएगा शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, और उसके बाद पुष्यभूति वंश। इस तरीके से हमने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा कि हमारे राजवंशों की शुरुआत हो जाएगी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, और उसके बाद पुष्यभूति वंश। तब जाके हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है इस राजवंश के साथ में प्राचीन भारत का इतिहास। तो आपने देखा कि सबसे लंबा कालखंड प्राचीन भारत के इतिहास का रहा। और आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं हिंदू शासन के रूप में। ये मुझे नहीं लगता कि आपको इससे पहले किसी ने बताया होगा। प्राचीन भारत का जितना भी कालखंड है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर के पुष्यभूति वंश तक का, वो पूरा वंश है हिंदू वंश, यानी हिंदू शासन। हिंदू शासन देखने को मिलता है, यानी इस कालखंड में हिंदू रूल इन इंडिया। ठीक है, हिंदू एक धर्म नहीं है, धर्म था सनातन धर्म। इसी को हम कहते हैं सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म जो है, जिस पे आज हम गर्व करते हैं, ये विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म। अब आपको हिंदू के बारे में बता दें तो देखो, जो ईरानी लोग थे, ईरानियों को पहले बोला जाता था पर्शिया या पर्शियन। ये जो थे, ये ईरानी लोग थे, ईरान के लोग थे। जब ये भारत में आए तो एक नदी पड़ती थी, सिंधु नदी, तो ये लोग सा नहीं कह पाते थे, ये सा को कहते थे ई, है ना। तो ये कहते थे इंदु नदी। इन्होंने बोला कि सिंधु नदी के उस पार एक बहुत बड़ा देश है जो बहुत ही संपन्न है, वहाँ पर अच्छे से व्यापार हो सकता है। तो इन्होंने बोला इंदु, और फिर इंदु से बना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान का अपभ्रंश बना हिंदुस्तान, और यहाँ के रहने वाले क्या बने,
हिंदू बने। तो बेसिकली आपका धर्म क्या है? सनातन धर्म, समझे? तो सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म। और सनातन का मतलब क्या होता है? वो जो कभी मिटता नहीं, वो जो कभी असत्य नहीं हो सकता, सत्य है वो, मतलब सत्य का अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं, उपनिषद की वाणी है ना। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो आपने देखा प्राचीन भारत सबसे बड़ा कालखंड, अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। प्राचीन भारत को हम कहते हैं हिंदू शासन, यानी इस समय में हिंदुओं ने रूल किया। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में किसने शासन किया, किसका रूल रहा, कौन था शासक। तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत का जो शासन है पूरा काल, वो है मुस्लिम शासन। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास का कालखंड तो पढ़ लिया, लेकिन हमने एडी और बीसी के बारे में जाना ही नहीं, बिफोर क्राइस्ट और एडी, तो इसके बारे में हमने जाना ही नहीं। तो देखो हम अभी केवल ओवरव्यू ले रहे हैं, हम डेप्थ में नहीं जा रहे। जब हमें डेप्थ में जाना होगा तब हम बीसी और एडी के बारे में जानेंगे कि हम क्यों ईसा से पहले के काल को लेते हैं, क्यों हम ईसा के बाद के काल को लेते हैं, वो हम बाद में जानेंगे। अभी हम फिलहाल ये जान रहे हैं कि सिलेबस के हिसाब से इतिहास क्या है, उसको ब्रीफ वे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतिहास है क्या, हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। आपको किसी के घर जाना हो, आपको रास्ता ना पता हो, तो आप सबसे पहले रास्ता ही तो जानने की कोशिश करोगे, या सीधे ये जानोगे कि उसके घर में क्या है, एसी है कि नहीं है, कूलर है कि नहीं है, वो इस समय क्या खा रहा होगा। ये तो आप काम करते नहीं हैं, आप पहले रास्ते का पता करते हैं। तो पहले हम वही काम कर रहे हैं, रास्ते का पता कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि ईयर क्या होता है और ईयर को याद कैसे करते हैं, वो कभी और चर्चा करेंगे उस बारे में। तो हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 से 1707 ये जो समय है, ये समय है मोहम्मद बिन कासिम का। इसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमें मुख्य सल्तनत को बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद 1206 से 1526 का जो शासनकाल है, 1526 तक का जो समय है, वो समय है दिल्ली सल्तनत का, है ना। ये 1206 से 1526 तक का जो समय है दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत में हमें कई सारे वंशों को पढ़ना होता है। बेसिकली सवाल यहीं से बनता है, हमें जो सवाल देखने को मिलता है वो हमें दिल्ली सल्तनत से ही देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कई वंश को पढ़ना होता है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो हमें ये वंश देखने को मिलता है, ये हमें पढ़ने को मिलता है दिल्ली सल्तनत से। तो आपके यहाँ पर सवाल गुलाम वंश, खिलजी वंश से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, क्योंकि उसकी नीतियाँ, वो कट्टर भी था और उसकी नीतियाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसके बाद 1526 से 1707 का जो समय है वो है मुगल वंश का। मुगल वंश तो एक समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी आयोग के लिए। मुगल वंश से तो क्वेश्चन आपको पूछने ही पूछने हैं। तो यहाँ पर हमें किसको देखने को पढ़ना पड़ता है? यहाँ पर हमें पढ़ना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
औरंगजेब, यानी हमें बाबर के बारे में पढ़ना है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ना होता है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, है ना, क्या सुधार किया इन लोगों ने, कौन सी नई व्यवस्था चालू करी। लेकिन हमें जब छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो हमें केवल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना होता है। तो ये जो हमें इतना टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1206 से लेकर, यानी कि आप अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 712 से लेकर 1707 और स्पेशली 1526 से लेकर 1507, या पूरे हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो हमें मुस्लिम शासन देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, कि हम आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत कहाँ से करते हैं। बेसिकली औरंगजेब के बाद जो है ना हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो है दो भागों में, 1707 से 1947 पहला भाग। तो औरंगजेब के बाद जो है मुगल शासन जो है डिक्लाइन हो जाता है और उसके बाद जो है हमें आधुनिक भारत की नींव देखने को मिलती है। आधुनिक भारत की हमें नींव देखने को मिलती है। और अगर हम इसमें बात करें तो 1707 और ये रहा 1947 और बीच में आ जाएगा 1857। तो 1707 से लेकर 1857 तक का जो समय है ये मुगल वंश के पतन का समय है, यानी कि ये जो समय है ये है मुगल वंश का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय। ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसमें बात करें 1857 में ऐसा क्या हुआ, यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1857 में क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों ने एक राइफल बनाई जिसको कहते थे इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल बनाई जिसमें कारतूस का प्रयोग हुआ, जिसमें कारतूस का प्रयोग हुआ और उस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ। जब गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ, चूँकि गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती हैं और सूअर की चर्बी मुस्लिमों को पसंद नहीं आया, तो अब क्या है, इस कारतूस को दांत से करना पड़ता था, ओपन करने के लिए दांत का प्रयोग करना पड़ता था, तो ये किसी को मंजूर नहीं था। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिल करके इन्होंने क्रांति की। उस क्रांति को हम कहते थे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के नाम से हम इस साल को जानते हैं। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। दबाने के बाद लेकिन ये पहली क्रांति हमें देखने को मिलती है 1857 की, उसका कारण था। और इस क्रांति के जो अगर हम उद्घोषकर्ता की बात करें तो वो थे मंगल पांडे। उसके बाद ही ये क्रांति हमें देखने को मिलती है। अगर हम और ये जो कारतूस है दांतों से काटकर लगाई जाती थी कारतूसों में, तो अब किसी को पसंद नहीं आएगा कि गाय की चर्बी हो और सूअर की चर्बी हो, तो अब अपने अपने धर्म में किसी को भी ये मंजूर नहीं होगा। तो इस तरीके से ही हमें क्रांति देखने को मिलती है। दूसरा काल जो हमें देखने को मिलता है वो 1947 से 1964 तक का देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं समकालीन भारत, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ। यहाँ से हमारा आधुनिक भारत खत्म हो जाता है, यहाँ से समाप्ति हो जाती है आधुनिक भारत के इतिहास की। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है क्योंकि हम ना तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। जिनको इसकी तैयारी करना है वो ही इस चीज़ पे फोकस करें, वरना हमारा काम तो 1947 तक ही हो जाएगा और यहीं से होते ही हमें जो है भारतीय इतिहास पूरी तरीके से हमारा कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की
तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात किया जाए तो एग्ज़ाम में हमारा एंशेंट हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से? गांधी युग। गांधी युग की जब हम बात करते हैं तो गांधी युग से लेकर के 1947 तक का जो समय है, जितने सम्मेलन हुए, जितनी सभाएं हुई, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, एंशेंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब का उदय हुआ। ये धर्म आपस में घुले मिले, है ना, कई सारी चीज़ों का हमारे यहाँ समावेश हुआ। हमारे यहाँ बहुसंस्कृतिवाद का जन्म हुआ। हमारे यहाँ कई राजवंश आए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, है ना, ये सारे वंश आए, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, काड़े वंश, है ना, ये सारे वंश आए, इनको देखने को मिलता है। तो हमारे यहाँ वंश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली गुप्ता एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्यकालीन भारत में बात करें तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हमें पढ़नी है, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। और अगर इन दोनों में भी इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो मुगल वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी एग्ज़ाम। तो आपको मुगल वंश पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आज के लिए ही इतना, आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो भारतीय इतिहास का जो होलिस्टिक अप्रोच है, जो पूरा सिलेबस है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, अपना प्यार जता सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी और सब्जेक्ट का ओवरव्यू चाहते हैं सिलेबस का, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आप जस्ट कॉन्सेप्ट एकेडमी में आकर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 दिन का डेमो फ्री होता है। आप 3 दिन का डेमो लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको वैल्यूएबल एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन आपको मिल रही है कि नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।